विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में अपना चैप्टर चल रहा है 7वां, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस। और इसके अंतर्गत आज हम ले रहे हैं टॉपिक सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र अर्थतंत्र के कई उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ऐसी इच्छा रखी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थतंत्र के विकास के लिए ढांचागत सुविधा का सर्जन करेगा और आधारभूत उद्योगों का विकास करेगा, ऐसी लोग आयोजन इस तरह से किए थे, ऐसी इच्छा बनाए थे। निजी क्षेत्रों में जहां इच्छित प्रतिफल नहीं मिलता वहां बड़े पैमाने के उद्योग या बड़े पैमाने के वहाँ पर जो पूंजी निवेश वाले उद्योग हैं या जहाँ छोटे पैमाने के उद्योग तैयार नहीं होते हैं, तो वहाँ बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश करके उद्योग को तैयार कराया गया। यानी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ढांचागत सुविधाओं का सर्जन करना प्रारंभ किया गया था और आवश्यक माल सामान और सेवाओं का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रारंभ किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं में भी सार्वजनिक क्षेत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। लेकिन 1991 के बाद की बात करें तो 1991 के बाद आर्थिक नीति जो बनाई गई उसके अंदर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन हुआ। निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो थी वह स्पर्धा करने लगी, ऐसा देखा गया। लाभदायकता को अधिक महत्व दिया गया और निरंतर नुकसान करने वाले जो सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचागत परिवर्तन आरंभ हुए उनमें कई सार्वजनिक उद्योगों को बंद कर दिया गया। अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी पूंजी में आम जनता को भी जो है अवसर प्रदान किया जाने लगा या उनको भी अवसर दिया जाने लगा। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन लाया गया और साथ साथ कि निजी उद्योगों यानी इनके साथ में निजी उद्योगों को विक्रय किया गया, शेयर अगर वो भी खरीदना चाहे तो खरीद सकते थे। सरकार द्वारा विभिन्न समितियों का निर्माण करके बिन कार्यक्षम जितने भी सार्वजनिक साहस थे उनको अधिक कार्यक्षम बनाया गया। और 1950 से अगर 90 की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके बाद 91 की नीति के बाद परिवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र यह अर्थतंत्र का सबसे प्राचीन स्वरूप है। जब व्यावसायिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ हुआ तब से यह क्षेत्र अस्तित्व में है और पूर्व समय में व्यावसायिक प्रवृत्तियां निजी क्षेत्र से ही संचालित होती थी, क्योंकि शुरुआत इससे हुआ था। तो इस तरह से निजी क्षेत्रों में इकाइयों की कई मर्यादाएं या कई विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को अस्तित्व में लाना पड़ा और देश के अर्थतंत्र में निजी क्षेत्र का आज भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आर्थिक प्रगति निजी क्षेत्र पर ही आभारी है। राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र का विशेष योगदान है। निजी क्षेत्र का अस्तित्व शताब्दियों से चला आया है और समय व परिस्थितियों के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन भी होते गए हैं। तो निजी क्षेत्र जो है विकास के लिए सकारात्मक अभिगम के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब इसके अर्थ के बारे में हम समझें तो इसमें आपको बताना है कि व्यवसाय का संचालन या व्यवसाय संचालन में एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाए और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने का हो तो उसे निजी क्षेत्र कहा जाएगा। अब व्यक्तिगत मालिकी के अंतर्गत क्या क्या आती हैं तो व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त परिवार, सहकारी समिति और संयुक्त हिस्से वाली कंपनी, इसको भी जो है निजी क्षेत्र कहा जा सकता है। तो इस तरह निजी क्षेत्र में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसकी व्याख्या हो गई कि व्यवसाय का संचालन कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा लाभ के उद्देश्य से किया जाए तो उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके लक्षण की चर्चा कर लेते हैं। तो निजी क्षेत्र के लक्षण आपसे पूछे जाएं तो इसके लक्षण आप इस तरह से बताएंगे। पहला नंबर है कि सबसे प्राचीन स्वरूप है। निजी क्षेत्र या व्यावसायिक इकाइयों का सबसे प्राचीन स्वरूप है, यानी जब से व्यावसायिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ हुआ तब से यह स्वरूप अस्तित्व में है। उसके बाद आप बताएंगे इसके अंदर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन तो निजी क्षेत्र में प्रारंभ से परिवर्तनशीलता देखने को मिली है और समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बार बार परिवर्तन आता गया है या परिवर्तन स्वरूप में लाया गया है। उसके बाद आता है अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान। इसकी बात करें
तो भारतीय अर्थतंत्र में सबसे बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र के बिना अर्थतंत्र की कल्पना करना मुश्किल है। यानी कि निजी क्षेत्र, अर्थतंत्र अस्तित्व में है तो निजी क्षेत्र को होना ही पड़ेगा, तो ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद है लाभ और सामाजिक दायित्व। तो यहाँ आपको समझना है कि जो निजी क्षेत्र है वहाँ लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी स्वीकार किया जाता है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो है, लेकिन साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी स्वीकार करना है। इसके उपरांत पर्यावरण की रक्षा, महिला सशक्तिकरण, साक्षरता इत्यादि जैसे सामाजिक ख्याल भी निजी क्षेत्रों ने स्वीकार किया है सामने से। इस तरह से लाभ को प्राथमिकता दे करके सामाजिक दायित्व को भी स्वीकार करना, ये लक्षण होता है निजी क्षेत्र का। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट है कि विश्व के देशों में अस्तित्व। अब विश्व के तमाम देशों में अगर देखा जाए तो निजी क्षेत्र एक या दूसरे स्वरूप में देखने को मिलता है। यानी कि कहीं भी कोई भी देश नहीं है कि जहां निजी क्षेत्र ना हो। इसके लिए प्रत्येक देश में निश्चित रूप से अलग अलग कानून हो सकता है, लेकिन समस्त देशों में निजी क्षेत्र का अस्तित्व स्वीकार किया गया है या अस्तित्व में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समावेश। व्यावसायिक प्रवृत्तियां एक से अधिक देशों में करने वाली व्यावसायिक इकाई को बहुराष्ट्रीय कंपनी पहचाना जाता है। यानी अगर देश के सीमा के बाहर जा रहा है व्यवसाय तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उसको समावेश किया जाता है या पहचाना जाता है। 19वीं सदी की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सी कंपनियों ने एक से अधिक देशों में उत्पादन और विक्रय करना प्रारंभ किया, जिसके कारण समग्र विश्व में लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को पाया गया। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी महत्व अपनी जगह पर माना जाता है। और अंतिम है रोजगार का सृजन। समग्र विश्व में आज भी हम देखें तो रोजगार ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे अधिक रोजगार अगर कोई प्रदान करता है तो निजी क्षेत्र है। तो निजी क्षेत्र से रोजगारी ज़्यादा मिलती है। आर्थिक प्रवृत्तियों का विकास के कारण अधिकांश लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है और साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने देखा निजी क्षेत्र किसे कहते हैं और साथ साथ में हमने देखा कि निजी क्षेत्र के लक्षण क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा आता है और वो है वैश्विक साहस। इसके बारे में देखें जरा। तो वैश्विक साहस की बात, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। तो यहाँ पर देखिए कि व्यावसायिक इकाई द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर फैलाना, यानी वैश्विक साहस। यानी जो व्यावसायिक इकाई अपनी प्रवृत्तियां देश तक सीमित न रखे बल्कि दूसरे देश तक भी अपने व्यावसायिक प्रवृत्तियों को बढ़ाए, उसे कहेंगे वैश्विक साहस कहेंगे। अब वैश्विक साहस के मुख्य दो रूप आप देख सकते हैं। एक आता है स्थानीय साहस और एक आता है वैश्विक साहस। अब स्थानीय साहस क्या है? तो स्थानीय साहस जो है इसमें व्यावसायिक प्रवृत्तियां राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रखें तो उन्हें स्थानीय साहस कहा जाता है। ऐसे साहस सामान्य रूप से प्रारंभ से ही व्यावसायिक प्रवृत्तियों के लिए किसी निश्चित राज्य अथवा प्रदेश के लिए वातावरण का अध्ययन करते हैं और उनके अनुसार अपने बाजार की व्यूहरचना करते हैं। यानी इनका सीमित अर्थ है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आते हैं वैश्विक में। तो वैश्विक साहस में आप देखेंगे तो वैश्विक साहस के आप मुख्य रूप से तीन प्रकार देखेंगे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय साहस, दूसरा बहुराष्ट्रीय साहस और तीसरा ट्रांसनेशनल साहस। समझते हैं इसके बारे में। पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साहस। अब अंतर्राष्ट्रीय साहस के बारे में आप बताएं कि व्यावसायिक इकाई राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अर्थात एक देश से अधिक देशों में, यानी अपने देश के अलावा अधिक देशों में अपनी प्रवृत्तियां फैलाती है, तो वह कैसा साहस कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साहस कहलाएगा और वो वैश्विक साहस का स्वरूप है। बहुराष्ट्रीय साहस की बात करें तो स्थानीय बाजार के अनुभव का उपयोग करके अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों का विस्तार विदेश के बाजार तक फैलाती है, जिससे विदेश के बाजारों में अपनी शाखा द्वारा स्थानीय बाजार की व्यूह रचना का भी उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं ऐसे साहस, और इन साहस को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय साहस कहा जाता है। तो इसका भी वैश्विक साहस के अंतर्गत समावेश हुआ है। और लास्ट में है ट्रांसनेशनल साहस। तो ट्रांसनेशनल साहस ये समग्र विश्व में उत्पादन, विक्रय, पूंजी का निवेश और अन्य व्यावसायिक प्रवृत्तियां करते हैं।
ये ऐसे संकलित साहस हैं कि जो समग्र विश्व की साधन संपत्तियों का उपयोग करके विश्व के बाजारों में से लाभ कमाते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और ट्रांसनेशनल आप इतने साहस की इसमें चर्चा कर सकते हैं। अब इस पे हम चर्चा करेंगे लक्षणों के बारे में कि वैश्विक साहस का लक्षण क्या है। तो वैश्विक साहस के लक्षण की बात करें तो आप देखेंगे इसके अंदर कि पहला पॉइंट इसमें आता है, जो हमने परिभाषा देखा या जो उसके बारे में जाना, तो पहला पॉइंट है एक से अधिक देशों में व्यवसाय। तो यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि वैश्विक साहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, बृहद पैमाने पर काम होता है इसका। ये विश्व के एक से अधिक देशों में व्यवसाय करते हैं और अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ अलग अलग देशों में एक साथ अलग अलग प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक से अधिक देशों में इनका विस्तार होता है। दूसरा है प्राधान्य। बताएंगे कि वैश्विक साहस निवेश, उत्पादन और वितरण की संबंधित प्रदेश की विशेष बातों को महत्व देते हैं और प्रत्येक देश की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यवहार लक्ष्य मान्यताएं अलग होती हैं। तो ऐसी बातों को भी ये ध्यान में रखते हैं और वैश्विक साहस संबंधित देश में अपनी व्यवसाय प्रवृत्तियाँ फैलाते हैं। यानी हर देश की जो है संस्कृति उसको आप प्राधान्य देते हैं, उसका महत्व देते हैं। प्राधान्य यानी महत्व, तो महत्व देते हुए वो अपना व्यवसाय करते हैं। अब आता है कद और विक्रय। कद और विक्रय की बात करें तो वैश्विक साहसों का कद और विक्रय विशाल पैमाने पर होता है। कई बार अमुक छोटे देशों में कुल राष्ट्रीय आय की तुलना में वैश्विक साहसों का विक्रय की आय बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका कद और विक्रय बहुत ही विशाल है। चौथा नंबर है आर्थिक सुदृढ़ता। वैश्विक साहस आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। कई बार वह बहुत ही कम लाभ अथवा आवश्यकता हो तो नुकसान भी उठा लेते हैं और बाजार का विकास करते हैं। वैश्विक साहस आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन और विक्रय के बारे में आयोजन बना सकते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो इनका मतलब व्यवसाय बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और मजबूत होने के कारण ये लंबे समय तक बाजार में टिक सकते हैं और अपनी नीतियाँ बना सकते हैं। उसके बाद मुद्दा है पांचवा, राजनीतिक वर्चस्व। वैश्विक साहसों की बहुत सी सुदृढ़ या मजबूत आर्थिक स्थिति होने से उनका राजनीतिक वर्चस्व भी अधिक देखने को मिलता है। ये कई बार अपनी सानुकूलता के अनुसार आर्थिक नीति को भी संबंधित देश के राजनीतिक नेताओं द्वारा बनवा लेते हैं। यानी इनके अंदर ये क्षमता है क्योंकि ये इनका वर्चस्व अधिक पाया जाता है, इस वजह से तो उस देश में भी कई बार इनकी अनुकूल नीतियाँ बना दी जाती हैं। अब आता है वफादारी। वैश्विक साहस विश्व के अनेक देशों में एक साथ व्यवसाय करते हैं, परंतु कई बार वे संबंधित देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, लेकिन वे अपने मुख्य देश के प्रति वफादार रहते हैं। तो आपको समझना है कि जहां इनका मुख्य व्यवसाय है, जो इनका मुख्य देश है, वहां इनका वफादारी या उस देश के प्रति इनकी वफादारी देखने को मिलती है, जबकि अन्य देशों में कई बार वफादारी देखने को नहीं भी मिलती है। ऐसा हो सकता है। उसके बाद पॉइंट है सातवां नंबर, आर्थिक सुदृढ़ देशों में उद्भव। तो आर्थिक जो मजबूत देश हैं, ऐसे देशों में इनका उद्भव होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। वैश्विक साहसों का उद्भव अधिकांशतः आर्थिक रूप से विकसित देशों में होता है, जबकि वे अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां अधिकांशतः विकासशील और अल्प विकसित देशों में करते हैं। प्रवृत्ति इनकी वहाँ पर होगी, लेकिन इनका उद्भव कहाँ पर होगा? जो देश मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, क्योंकि ये खुद ही मजबूत होते हैं जो है व्यावसायिक दृष्टि से। आठवां नंबर है संशोधन और विकास खर्च। वैश्विक साहस संशोधन और विकास के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं तथा अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। वह अपनी आय का अधिकांश भाग संशोधन के पीछे खर्च करते हैं, नई वस्तुएं बनाने के पीछे, सेवाएं और आधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करते रहते हैं। इसलिए इनका जो पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति है, ये इनके साथ में अस्तित्व में रहती है। तो पूंजी प्रधान पद्धति का है ये अपना करके और अपना व्यवसाय करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वैश्विक साहस के लक्षण हुए। अब आता है भारत में वैश्विक साहस। तो भारत के बारे में आप जानें कि भारत के अंदर वैश्विक साहस के बारे में क्या बताया गया है इसके अंदर। तो भारत का वैश्विक साहस की बात करें तो 1991 के पूर्व भारत में वैश्विक साहसों के प्रवेश पर मंद गति या उनका प्रवेश मंद गति से होता था, लेकिन जब से उदारीकरण की नीति अपनाई गई तब उसके बाद वैश्विक साहसों का प्रवेश और प्रसार तीव्र गति से होने लगा और वैश्विक साहसों में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी तथा
बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में पहचानी जाती हैं। और ऐसी कंपनी की सूची बनाएं तो ये दो प्रकार से बना सकते हैं। एक, दूसरे देशों से भारत में जो व्यवसाय करने आई हैं ऐसी कंपनियां या इकाइयां या व्यावसायिक जो है पीढ़ियां। और दूसरा कि भारत से दूसरे देश में जाने वाली जो भारत की कंपनियां हैं वो, तो देखिए दूसरे देश से हमारे भारत में कैसी कंपनी आई है, जैसे कोको कोला कंपनी है, पेप्सी है, मैकडोनाल्ड है, नोकिया, जनरल मोटर्स, ऐसे तमाम सारी जो है कंपनियां हैं जो दूसरे देश से हमारे भारत देश के अंदर अपनी प्रवृत्तियां करती हैं। तो ये वैश्विक साहस हुए। उसी तरह से भारत से दूसरे देश में गई हैं वो कंपनियां कौन सी हैं? इन्फोसिस है, रिलायंस है, मारुति है, विप्रो है, ओएनजीसी है, टाटा स्टील है, एशियन पेंट्स है, ऐसी लंबी लाइन है। तो आप अगर गिनाएं तो इस तरह से काफ़ी जो है लंबे पैमाने पर भारत से अन्य देश में जाने वाली कंपनियां या व्यवसाय करने वाली कंपनियां, उसी तरह से अन्य देश से भारत में जो है व्यवसाय करने वाली कंपनियां आपको मिलेंगी। भारत में कई औद्योगिक गृह इस समय अपना धंधा विदेशी बाजार में भी विकसित कर रहे हैं। ऐसे साहस अथवा कंपनियां विश्व के अधिकांश देशों में वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में वैश्विक साहस आप दो प्रकार से इसको आप समझा सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों नया टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है संयुक्त साहस। संयुक्त साहस की चर्चा करें, ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं इसको। तो संयुक्त साहस का मतलब क्या होगा? तो व्यवसायिक इकाइयां अपने परस्पर हितों के रक्षण हेतु, अब यहाँ देखिए व्यवसायिक इकाइयां यानी दो या दो से अधिक अपने परस्पर हितों के रक्षण के लिए आपस में जुड़ें तो उन्हें संयुक्त साहस कहा जाता है या जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। और इसमें जो जुड़ती हैं कंपनियां या इकाइयां वो निजी हो सकती हैं, सरकारी मालिकी की हो सकती हैं, या वैश्विक साहस भी हो सकते हैं। तो ये अपने हित के लिए एक दूसरे में मिलते हैं, जुड़ते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं। ऐसे साहस दीर्घ समय तक रहते हैं, यानी इनकी उम्र जो है या इनकी आयु लंबी होती है। संयुक्त साहस दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार रखे जाते हैं, यानी दोनों की जो अपनी अपनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार ये अपना उद्देश्य निश्चित करेंगे। संयुक्त साहस यदि दो अलग अलग देशों में व्यवसायिक इकाइयों के मध्य अगर अपना व्यापार या व्यवसाय करता है तो सरकारों द्वारा निर्मित कानून का पालन करना उसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और संयुक्त साहस या दो व्यवसायिक इकाइयों के मध्य साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग कर सके और उनकी ज्ञान का उपयोग कर सके, तो व्यवसाय में जोखिम उठाने के लिए ये लाभ का वितरण भी करते हैं। तो इस तरह से संयुक्त साहस के बारे में आप ये व्याख्या दे देंगे और उनमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन आपस में मर्ज हो सकते हैं, वो बता सकते हैं। अब आता है लक्षण। इसके लक्षण देखेंगे तो जैसे दोनों पक्षकारों को लाभ, यहाँ पर क्या बताना है आपको कि संयुक्त साहस में दो या दो से अधिक पक्षकार मिलते हैं। तो ये मिलने का मतलब क्या होता है कि दोनों को लाभ मिलता है, इसके अंदर दोनों को लाभ होता है और वे अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो जाते हैं, यानी एक के बिना दूसरा नहीं। नंबर 2 है अधिक साधन संपत्ति की क्षमता। संयुक्त साहस में जब पक्षकार जुड़ते हैं तब दोनों पक्षकार अपनी साधन और अपनी संपत्ति और अपनी क्षमता का लाभ एक दूसरे को देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और इस तरह से दोनों पक्षकारों की संयुक्त साधन संपत्ति क्षमता को अधिक उत्तम अवसर प्रदान कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो दोनों साहस जब मिल जाएंगे तो उनका जो है साधन संपत्ति की क्षमता अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आता है नई तकनीक। संयुक्त साहस द्वारा अच्छी या अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी संभव हो जाता है। अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो जाता है और समय, शक्ति और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यक्षमता में, असरकारिता में भी वृद्धि होती है। तो नई तकनीक का इस्तेमाल भी करने के लिए संयुक्त साहस की रचना होती है। चौथा नंबर है नए बाजारों का विकास। एक देश में स्थित व्यवसायिक जब दूसरे देश की इकाई के साथ संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती है तब नए बाजारों का विकास संभव हो जाता है। उदाहरण के रूप में भारत की कंपनी के साथ विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के रूप में अगर संलग्न होती है तो भारत के बाजार में उसको प्रवेश का मार्ग जो है विदेशी कंपनी के लिए खुल जाता है। बहुत सी कंपनियां अपने देश के बाजार में अधिक से अधिक विक्रय करने के पश्चात
विदेशों के बाजार में संयुक्त साहस द्वारा प्रवेश करके अपना विकास निरंतर चालू रखती हैं। तो यानी इनका दूसरे देशों में जाकर के इनका विकास हो सके या इनका बाजार बढ़े, तो उसका भी इनका उद्देश्य होता है। अब आता है इसके अंदर शोध खोज। संयुक्त साहस द्वारा नए सृजनात्मक उत्पादन बाजार में रखे जाते हैं। विदेशी साझेदार कई बार अपने नए विचार, अपनी उत्तम टेक्नोलॉजी का लाभ संयुक्त साहस को प्रदान करते हैं। तो यानी शोध खोज ये भी इनका एक उद्देश्य बनता है। उसके बाद है नीची उत्पादन लागत। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण उत्पादन की लागत नीची आती है, और नीची उत्पादन लागत से विक्रय मूल्य भी कम हो जाता है, और विक्रय मूल्य कम हो जाने से बाजार में उत्पादन की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो संयुक्त साहस का ये भी लक्षण है। और 7वां नंबर है धंधा की साख में वृद्धि। दो अलग अलग व्यावसायिक इकाइयां संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती हैं। इनमें दोनों व्यावसायिक इकाइयों के व्यक्तिगत साख का लाभ संयुक्त साहस को मिलता है। जो दोनों ने जो नाम कमाया होगा, तो दोनों का नाम जब एक साथ मिल जाएगा तो दोनों को वहां पर लाभ मिलेगा। कई बार संयुक्त साहस का एक साझेदार अपनी इकाई की साख का उपयोग करके संयुक्त साहस को उसका उपयोग भी करने देता है अपने नाम का। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के और उनके भारतीय साझेदार को अपने ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति दे, तो उनका जो ब्रांड जो फेमस हो गया है, उस ब्रांड को भी वो फेमस उपयोग करने के लिए साथ में क्या करते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमने देखा संयुक्त साहस और उसके लक्षण। और उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक अपना है, और ये टॉपिक है सार्वजनिक उपयोगिता। अब देखते हैं जरा सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में क्या है। तो सार्वजनिक उपयोगिता किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। अपने प्रश्न में, ये बड़े प्रश्न में आता है, तो आप देखेंगे इसमें सार्वजनिक उपयोगिता का अर्थ। तो आधुनिक जीवन में अनिवार्य सेवाएं और सुविधाएं कार्यक्षम रूप से सतत देने वाले व्यवस्था तंत्र को सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में पहचाना जाता है। फिर से समझिए, आधुनिक जनजीवन में अनिवार्य सेवाएं और सुविधाएं कार्यक्षम रूप से और सतत निरंतर देने वाला जो व्यवस्था तंत्र होता है, उसे सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में पहचाना जाता है। अब इनमें कौन कौन आता है? इसमें आता है जैसे जल आपूर्ति निगम है, जिससे लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है। विद्युत निगम है। उसके बाद आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था, संदेशा व्यवहार की व्यवस्था, गैस, गटर इत्यादि सुविधाएं जो प्रदान करती हैं, वो सब सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत आने वाली जो है संस्थाएं हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, इकाइयां ऐसा कह सकते हैं आप। अब इसके आधार पर इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसका लक्षण देखें तो नंबर 1 इनका है आवश्यक सेवा। तो आवश्यक सेवा हम बताएंगे कि जो सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र हैं, वह अपने नागरिकों का जीवन, उनके जीवन में जो अनिवार्य रूप से जो है सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को या उन आवश्यक सेवाओं को पूरा करते हैं। और उसके अंदर आप बता सकते हैं जैसे कि पानी है, बिजली है, वाहन व्यवहार इत्यादि। उसके बाद है सेवा का सातत्य। सेवा का सातत्य बताएंगे कि सार्वजनिक उपयोग द्वारा जो सेवा दी जाती है, वह अपने लोगों को वह सतत सेवा देती रहती है, यानी वो सेवा निरंतर मतलब दी जाती है इनके द्वारा। और सार्वजनिक जनजीवन में अगर ये सेवाएं निरंतर न दी जाएं, तो फिर सार्वजनिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इस वजह से ये सेवाएं या इन सेवाओं का सातत्य हमेशा बना रहता है और लगातार सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद है बिना भेदभाव की सेवा। जितने भी सार्वजनिक साहस हैं, वह प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार का भेदभाव रखे बिना या किसी प्रकार का उनके अंदर किसी प्रकार का सीमा रखे बिना, लिमिटेशन या मर्यादा रखे बिना वह अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और वह सेवा वह लगातार देते रहते हैं। उसके बाद आता है एकाधिकार। जो सार्वजनिक उपयोगिता है, उनकी जो सेवा है, उसकी क्वालिटी में जो है या उनकी गुणवत्ता जिसको आप कहते हो, उसमें कमी सार्वजनिक जनजीवन को असर करता है। अगर उसमें कमी आ जाए गुणवत्ता में, तो उसके जो है लोगों का जनजीवन है उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने भी सार्वजनिक उपयोगिता के इकाइयां हैं, वह एकाधिकार रखते हैं, यानी इसमें इनका ही वर्चस्व होता है और ये सही ढंग से सेवा का जो है यापन करते रहते हैं। अब आता है सरकारी नियंत्रण। सार्वजनिक उपयोगिता
अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करके लोगों का शोषण न करे और सेवा को योग्य कीमत पर सबको दे और साथ साथ में किसी प्रकार का भेदभाव न रखे और नियमित सेवा दे, कार्यक्षमता पूर्वक सेवा दे। इस हेतु से ऐसी उपयोगिता पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है ताकि वो मनमानी न कर सके और पब्लिक की या तो जो है सामान्य जनता की सेवा सही ढंग से और वाजिबी रूप से होती रहे। छठा पॉइंट है नज़दीकी स्थल में सेवा। तो जाहिर उपयोगिता की सेवा प्रत्येक नागरिक को नियमित रूप से मिले, कार्यक्षम रूप से मिले, कम खर्च में मिले और उनके रहने के आसपास के स्थलों पर मिले, ऐसा नहीं कि दूर जाना पड़े। तो ये सुविधा करना भी सार्वजनिक उपयोगिता का कार्य है या उसका लक्षण है। और अंतिम है संचालन। तो सार्वजनिक उपयोगिता का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा या तालुका पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा, जैसे अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इनके द्वारा कम खर्च पर और जहाँ पर या महानगर पालिका अगर है, महानगर पालिका भी इसका संचालन करती है। तो इस तरह से राज्य कक्षा में वाहन व्यवहार, बिजली और जो है दवा की या जो है क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल या अस्पताल की जो सुविधा है, ये सब सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और या तो कंपनियां या तो निगम इसको पूरा करता है। राष्ट्रीय कक्षा पर या राष्ट्रीय स्तर पर की बात करें तो वाहन व्यवहार है, डाक तार है, टेलीफोन है, ये सब सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा या निगम द्वारा पूरी की जाती है। तो इस तरह से ये सार्वजनिक साहस के बारे में आपने देखा कि सार्वजनिक उपयोग या सार्वजनिक उपयोगिता किसे कहते हैं और उसके लक्षण, यह भी आपके बड़े प्रश्न में आता है। तो आप इसमें 7 लक्षण है, आप इनकी व्याख्या के आधार पर समझा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक हम यहाँ पूरा करते हैं और अगले लेक्चर में स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर को ध्यान में रखेंगे और साथ साथ में कुछ प्रश्न हैं छोटे, उनको भी ध्यान में रख करके और उसको पूरा कराएंगे। धन्यवाद।